अब आ जाते हैं 2.4 में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे मिडीवल इंडियन सिविलाइजेशन। ऑफ कोर्स इंडियन चीज़ों के बारे में पढ़ना मेरा फेवरेट पार्ट है। तो इट वाज ग्रेट नोइंग कि यूरोप में क्या चल रहा था और उस चीज़ ने किस तरीके से वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया, फिर इस्लाम ने किस तरीके से वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया। बट फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो इसीलिए अब हम पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन में क्या क्या डिफरेंसेस आए। और बिकॉज़ ये टाइम हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा अमालगमेशन चल रहा था और बहुत ज़्यादा फ्यूजन चल रहा था, जो भी नई चीज़ें आ रही, नई चीज़ें आ रही थी और जो पुरानी चीज़ें थी उनके बीच में। तो हमने प्रीवियस लेसन में क्या पढ़ा? इन द प्रीवियस लेसन वी हैव रेड अबाउट द गुप्ता एम्पायर आफ्टर द reign of King Harshvardhana began a prolonged period of political decentralization between the 8th and 10th centuries, during which several kingdoms struggled for supremacy. In northern India, the three major kingdoms were those of the Pallas, the Pratiharas, and the Rash I don't want to spell it wrong राष्ट्रकूटस। तो पल्लस, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटस जो थे, ये तीन मेजर किंगडम्स थे। स्मॉलर किंगडम्स और principalities were established by the Rajput dynasties by of the Chauhans, Paramaras, Gahadawalas, etc. In the south, it was the Chola dynasty that had control over most of the peninsular part of the country. This situation of fragmentation of political authority was greatly favorable for an invader like Muhammad of Ghazni. After several successful conquests in Western and Central Asia, Muhammad turned towards India. His Indian conquest began in 1000 AD, after which he made repeated invasions over Punjab and as far as Kashmir and eastern Rajasthan, and then into the fertile area of the Gangetic Plains. However, Muhammad was not interested in establishing his rule all over this country. तो यहाँ पे आ जाते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा था गुप्ता एम्पायर के बाद। किंग हर्षवर्धन के बाद बहुत ही लंबे समय तक एक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि कोई एक सेंटर में एक पावर रहने जैसा कुछ नहीं हुआ। कहीं पे कुछ चल रहा था, कहीं पे कोई राजा था, कहीं पे मतलब बहुत ही बिखरा हुआ सा सब चल रहा था। स्पेसिफिकली नॉर्दर्न इंडिया में पल्लस, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास थे, और राजपूत डायनेस्टीज कुछ थे जो चौहान्स, परमारास और गहाडवालास लोग थे। साउथ के जगह पे चोला डायनेस्टी बहुत अच्छी तरीके से फैला हुआ था। तो इस तरीके से क्योंकि वहाँ पे एकता नहीं थी, तो ऑफ कोर्स किसी को तो फ़ायदा उठाना था इसका। तो मोहम्मद ऑफ गजनी ने क्या किया, उसको ये फेवरेबल कंडीशन लगा कि हाँ अब तो हम जाके कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए वो गया वहाँ पे एंड उसने ट्राई किया कि पहले वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया को पहले पाने की कोशिश की, यानी कि जो कह सकते हैं राजस्थान, गुजरात और इन सब चीज़ पार्ट है। फिर सेंट्रल एशिया आ जाता है हमारा, दिल्ली और उस वाले पार्ट में। उसके बाद आ जाता है कि 1000 AD जो है हमारा, यानी कि पर्टिकुलरली 10th सेंचुरी, 10th की 9th सेंचुरी, हाँ उसी के बीच में। तो उसके बाद 10th या 11th सेंचुरी बोला जाएगा, आई एम स्टिल नॉट श्योर। 1000 यानी कि जस्ट स्टार्ट हो रहा था, तो जस्ट 10th सेंचुरी ख़त्म हो गई, 11th सेंचुरी आया होगा। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि पंजाब जो था वहाँ पे रिपीटेड इन्वेजन्स होने लगे इनके, और कश्मीर भी वो लोग हथियाना चाहते थे। ईस्टर्न राजस्थान पे भी उनके नज़र थी, और जो गंगेटिक प्लेन्स है क्योंकि वो बहुत फर्टाइल होते थे, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर और ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से होता था। तो इसी तरीके से ये बहुत इकोनॉमिकली अच्छे स्टेट्स थे, तो इसीलिए वहाँ पे मोहम्मद का इंटरेस्ट था। बट उसका इस तरीके का इंटरेस्ट नहीं था कि उसको चोला डायनेस्टी या फिर वो जो क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं था। ये सारे पर्टिकुलर जगह थे जहाँ पे उसका इंटरेस्ट था। तो 2.4.1 पे आ जाते हैं, जो कि है पॉलिटिकल इवेंट्स। तो इस टाइम पे पॉलिटिकल इवेंट्स क्या हो रहे थे? मोहम्मद्स इन्वेजन्स वेर फॉलोड बाय द कमिंग ऑफ द तुर्क्स। द तुर्क्स established their rule over most of northern India by the 13th century. The Turkish rulers were known as sultans and ruled from their capital at Delhi. The empire is called the Delhi Sultanate. Its most powerful dynasties were those of Khaljis and Tughlaqs.
अरे ये खिलजीज और तुगलक्स के बारे में तो मैंने इतना पढ़ा है ना पहले क्लास 6 7 में, पता नहीं, आई रियली लाइक दीज थिंग्स कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के लोग आए और उन लोगों ने हम पे राज किया। आई डोंट नो, ये इतना फैसिनेटिंग है मेरे लिए, नॉट लाइक बहुत खुश होने की बात है बट फैसिनेटिंग है। मोस्ट ऑफ दीज रूलर्स हैड टू फेस द threat of invasions by the Mongols. Meanwhile, in the south, the two powerful kingdoms of Vijayanagara and Bahmani were constantly competing with each other for political supremacy. The coming of the Mughals in early 16th century marked a new era in Indian history. Politically, it was the consolidation of an all India empire on a scale that had not been witnessed in India for a long time. Socially and culturally, this was a period of fusion of various traditions. Out of this fusion was born a unique tradition which could be seen in the social life, religious practices, and beliefs, and in the various arts. It was based on mutual acceptance and harmonious coexistence. तो किस तरीके से पॉलिटिकल इवेंट्स हुए कि 13th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ, मोहम्मद को के बाद आए जो इन्वेजन कर रहा था, उसके बाद आए तुर्क्स। तो तुर्क्स में से कौन कौन लोग थे, उनके सुल्तान थे जो लोग आके दिल्ली में रहने लगे और वहाँ पे रूल करने लगे, और इनमें इनको नाम इसलिए दिया गया दिल्ली सल्तनत। और उसके बाद आ जाता है कि इसमें कौन कौन थे, खलजीज थे और तुगलक्स थे, और मोहम्मद बिन तुगलक, और इस तरीके से बहुत सारे नाम है, शायद मुझे अभी पक्का भी नहीं कि क्या नाम है, मैंने बहुत पढ़ा था इसके बारे में बट आई कांट रियली रिमेंबर। आई होप हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद क्या होता था, साउथ में क्या चल रहा था कि विजयनगरा और बामणी एम्पायर जो था उसमें कॉन्स्टेंटली मतलब फाइट रहती थी इन दोनों किंगडम्स में कि किसको पॉलिटिकल सुप्रीमेसी मिलेगी। विजयनगरा वही एम्पायर है जहाँ पे क्या बोलते तेनाली रामा भी थे। तो वही फिर मुगल्स आए 16th सेंचुरी में, और 16th सेंचुरी में क्या हुआ, इंडियन हिस्ट्री को इसने बहुत तरीके से बदल के रख दिया, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे सारे इंडिया ने मतलब एक तरीके से साथ में आ गया। अब ये एक तरीके से अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। देखो ऐसे तो देखने से लगता है कि हाँ ये एक अच्छी बात है क्योंकि पूरे इंडिया को इसने एक कर दिया, बट इसमें बुरा बात ये है कि उसको कोई और लाइक एक बाहर से आया हुआ रूलर उसको रूल कर रहा था। तो एक्चुअली में वो इंडियन राजाओं को हरा के ही उसको उसने पाया। तो इंडियंस का एक पहले से ही है ना कि नहीं हम किसी के साथ भी लड़ेंगे तो एकदम पूरे क्या बोलते अदब से लड़ेंगे और उनके पूरी रिस्पेक्ट रखते हुए लड़ेंगे, और क्या बोलते किसी के पीठ में छुरा नहीं भौंकेंगे और ये सब चीज़ें, और कि नहीं हम इतने में ही खुश रहेंगे, इस तरीके का बहुत इंडियंस का सोच है। लेकिन मुगल्स में जो स्पेसिफिकली अकबर हैं या फिर उससे पहले भी, वो लोग बस चाहते थे कि हमको ये चीज़, हम आके रूल कर रहे हैं तो हमको अपना एक्सपेंशन करना है, तो वो अपना बस पावर बढ़ाने के चक्कर में उस तरीके से करते थे। बट ऑफ कोर्स ही बात है, अकबर के टाइम पे बहुत उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि इस तरीके से उनको सप्रेस नहीं किया जा सकता इंडियंस को, तो उन्होंने सोशली और कल्चरली भी इस टाइम पे फ्यूजन आर्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा कि इंडियन आर्ट्स भी है, उसके अलावा जो क्या बोलते हैं मुस्लिम और मुग़ल चीज़ें हैं, उन सब का एक फ्यूजन हमको देखने को मिला, और जो कि आज तक देखने को मिलता है। और इसके बाद इस फ्यूजन ट्रेडिशन में सोशल लाइफ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ, सब चीज़ों में एक बढ़ोतरी हुई और वेरियस आर्ट्स में भी बढ़ोतरी हुई। और ये दोनों ही तरह के कह सकते हैं कि लोगों के लिए एक म्यूचुअल एक्सेप्टेंस था और एक खुशी से रहना है। मुझे लगता है कि इंडियंस को जब तक परेशान ना करो आप, वो सबके साथ खुशी से रह सकते हैं, एंड यही हमारे वैल्यूज़ है स्टार्टिंग से। तो इस तरीके से हारमोनियस को एग्जिस्टेंस चल रहा था। पैरेलल टू दी सेंट्रलाइज empires such as the Delhi Sultanate and the Mughal Empire, there flourished several smaller regional and provincial independent ruling dynasties. Some of these were the Ilyas Shahi and Hussain Shahi dynasties of Bengal, Ahoms of Assam, Gajapati dynasty of Odisha, the dynasties of Mewar and Marwar in Rajasthan, and the Sharki dynasty in Jaunpur.
The reign of these independent regional dynasties witnessed the growth of strong and flourishing regional and sub-regional languages, literature and cultures. तो बहुत ही सही बात है, इन सब के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा और सुना हुआ भी है। इलिया शाही और हुसैन शाही डायनेस्टी बंगाल में चल रहा था, होम्स चल रहे थे असम में, गजपति डायनेस्टी चल रहा था उड़ीसा में, और मेवाड़ में चल रहा था अपना एक अलग उनका डायनेस्टी चल रहा था, और शर्की डायनेस्टी चल रहा था जौनपुर के इलाकों में। तो इस तरीके से जहाँ पे इंडिपेंडेंटली भी ये डायनेस्टीज चल रही थी, इस टाइम पे वो अपने आप में बहुत फ्लरिश कर रहे थे। आर्ट्स, कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर, हर चीज़ में बढ़ोतरी हुई जा रही थी। उसके बाद आ जाता है कि 2.4.2 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। द कमिंग ऑफ द तुर्क्स एंड द मुगल्स ब्रॉट इन न्यू आइडियाज ऑफ sovereignty and governance. In the first place, kingship itself had no clear-cut legitimate place in the Islamic conception of polity, which was based on the notion of a community of equals. Initially, power was shared between the sultans and the powerful Turkish chiefs or nobles, but the reign of Balban saw an elevation of the position of the Sultan, so much so that he assumed absolute power in all matters of state governance. The power of Turkish nobility was considerably downsized. The Mughals established the power and prestige of the king at an unprecedented level. तो क्या हुआ, टर्किश लोग और मुग़ल लोग बहुत ज़्यादा सॉवरेनिटी और गवर्नेंस लाइक सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और इसी तरीके से क्या हुआ कि कोई क्लियर कट प्लेस नहीं माना जाता था किंगशिप का। वो चाहते थे कि जो कम्युनिटी है उसके साथ एक राजा या उनका जो सुल्तान है वो मिलके रहे। और इस टाइम पे जो पावरफुल चीफ्स और सुल्तान्स थे वो पहले तो पावर शेयर करते थे, बट स्पेसिफिकली जो बलबन के समय में पर्टिकुलरली ये हुआ कि वो अपना बहुत पावर लेने लगे। इसके अलावा तुर्किश नॉबिलिटी नॉर्मली बहुत ही ऐसे ठीक ठाक थी। उसके बाद जब मुगल्स आए तो वहाँ पे पावर और प्रेस्टीज एक बहुत हद तक ऊपर की तरफ बढ़ा। उसके बाद आ जाता है द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली एंड द मुगल एम्परर्स मेड सम इनोवेशंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द मुगल एम्परर्स बिकेम टू बी रिगार्डेड एज the emperors of India. In the Delhi Sultanate, military commanders were assigned territorial units known as iqtas. The territories were transferable. The assignees of these iqtas were not given ownership of the land but only control over the revenues collected from them. This revenue was to be used by the iqtadar, that is the assignee, to meet his own requirements as well as the maintenance of his troops. He would then be expected to provide military support with these troops whenever called upon by the emperor to do so. However, the pre-existing structure of control over land and the hierarchy of in the landed system of the villages continued largely undisturbed. तो क्या होता था, ये सुल्तान दिल्ली के जो थे या फिर मुग़ल एम्परर्स थे, इन्होंने अपने टाइम पे एक अपना इनोवेशन लाया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। जिस तरीके से हम लोग लॉर्ड्स और सर्व्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो इन लोगों ने क्या किया ना, इन्होंने कुछ कमांडर्स असाइन किए जिनको नाम दिया इक्तास। तो ये ऐसे थे कि ये लोग अलग अलग जगह पे ट्रांसफरेबल थे, जैसे कि हमारे गवर्नर्स नहीं होते अलग अलग जगह पे ट्रांसफरेबल। तो उस तरीके से ये इक्तास थे। इनको एक्चुअली में उस जगह की ओनरशिप नहीं, तो सोच लो अगर एक चीफ मिनिस्टर हो गया लॉर्ड, जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पे सर्व्स और लॉर्ड्स के बारे में, तो अगर उनको चीफ मिनिस्टर बोल दिया जाए कि वो एक्चुअली में पावर यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे ये जो इक्ताज है वो एक गवर्नर की तरह है। वो अलग अलग जगह पे उनको ले जाया जाता है, उनको पावर दी जाती है कि वो पैसे इकट्ठे करें या एक देख रेख में अपना काम दे, बट उनको ऐसा नहीं है कि उनको वहीं पे रहकर वो दूसरों को कह सकते हैं कि अपने हिसाब से चला सकते, एक्सप्लॉइट कर सकते, क्योंकि वो ट्रांसफरेबल थे। तो ना ही वो जगह वो खुद ओन करते थे, कि ऐसा नहीं है कि जैसे वो लोग लैंड्स बाकायदा ओन करते थे, मैनर ओन करते थे, वैसे यहाँ पे नहीं था। ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और ये जो इक्ताज यानी कि ये जो जगह उनको दी जाती थी, तो ये इक्तादार यानी कि जो उस जगह के देख रेख करने वाले इक्तादार जो थे, उनको असाइन किया जाता था कि वो कैसे सबको संभाल के रखें, चाहे वहाँ के ट्रूप्स हों जो लोग लड़ाई में काम आते थे। तो
उनका मेंटेनेंस और उन सब के देख रेख के लिए उनको फिर लोग कुछ पैसे देते थे टैक्स की तरह या जो भी है, और उससे ही इनका घर चलता था। लेकिन उनको कोई ऐसा राइट नहीं था कि वो लैंड पे उनका कुछ राइट है। वो बस एक तरीके से बस उसको ऐसा गवर्नर जैसे मेंटेन किया जाता वैसे करते थे। और वो मिलिट्री सपोर्ट के लिए बहुत काम आते थे। जब भी एम्परर को चाहिए होता था वही इक़्तिदारों को बोलते थे और वो एक लेकर आते थे अपने इक़्तिदार से मिलिट्री सपोर्ट। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ा विलेज में, क्योंकि वो अपना नॉर्मली चल रहे थे। मेन बात क्या है बोलो, अगर वो पूरी तरीके से लैंड पे ओनरशिप होती ना उनकी, तो वो हो सकता है उसका कुछ बिगाड़ सकते थे। बट क्योंकि वो इतना ट्रांसफरेबल थे और जहाँ पे उनको काम होता था वहीं पे काम करते थे, तो इसलिए इतना ट्रांसफरेबल होने की वजह से वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते थे एक जगह को, या फिर क्योंकि वो वहाँ पे उनका राज नहीं चलता था। कहीं ना कहीं राज तो वहाँ के जो जहाँपना है या सुल्तान है उनका ही चलता था। तो इसीलिए जो विलेज लाइफ है वो लार्जली अनडिस्टर्ब्ड रहती थी। The Mughal systems was more penetrative with control over the revenue and landed network going much deeper right to the village level. The Mughals appointed mansabdars who performed military and civil duties. The mansabs were actually ranks of position which was fixed according to the position of officer in Mughal bureaucracy and the military contingent under their command. These mansabdars were mostly paid through land assignments called jagirs, which were frequently transferable. These were similar to iqtas, which with the difference that while iqtas combined administrative charge, jagirs did not. The Mughal system was crucially dependent on the smooth functioning ऑफ मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम्स। तो क्या होता था ना कि एक तो हमने इक़्तास के बारे में पढ़ा, और एक कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलरली जो उनके जगह थी वहाँ पे डीप विलेजेस में थे, वहाँ पे इतना अपने आप को घुसाने के लिए उन्होंने कुछ मनसबदार्स अपॉइंट किए। तो मनसबदार्स क्या होते थे, वो अपना पुलिस समझ लो आप एक तरीके से। तो पुलिस जैसे होती है उनको एक कांस्टेबल या फिर एसपी और ये सब जैसे रखे जाते हैं, वैसे मनसब्स रखे जाते थे और उनके पोजीशन के हिसाब से उनको रखे जाते थे। और जो मुग़ल ब्यूरोक्रेसी होती है उस हिसाब से उनको रखा जाता है। हो सकता है आप पुलिस समझ लो, नहीं तो आईएएस तरीके का समझ लो उस टाइम के। तो वो क्या करते थे ना कि उनको एक जगह दे दी जाती थी और वो उनकी जगह होती थी, और जो कि ट्रांसफरेबल होती थी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए हमेशा रहेगी। राजा ने बोला यहाँ से हट जाओ मतलब हट जाओ, फिर ये जगह तुम्हारी नहीं है, तो तुमको राजा से बना के रखनी पड़ती थी। ये नहीं कि तुम अपने हिसाब से तुम्हारी वो जगह होगी, जो कि फ्यूडल सिस्टम में होता था। तो मैं बस डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये इक़्तास से सिमिलर ही था, बट इस टाइम यहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे उनको जो मिलता था, जगह मिलता था, यहाँ पे इनको वो जगह नहीं मिलता था मनसबदार्स को। जो लैंड असाइनमेंट क्या बोलते हैं कि मिलता था, लेकिन पैसे जो दिए जाते थे वो नहीं मिलते थे। तो इसी की वजह से क्या होता था, मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम भी बहुत स्मूथली इस टाइम पे, मुग़ल टाइम पे काम करती थी।